Good afternoon to all of you. Am I audible? In last class, we were discussing about socialism. The main purpose was to understand the difference between socialism and communism or Marxism. I think all of you have understood the basic difference between these two words here, socialism and communism. Generally, they are used as co-terminus terminology, but we see that there are some technical differences, and I've already explained the differences with you. Now, this communism or revolutionary socialism, it's revolutionary in nature. It is the radical version of socialism, and the famous book of Karl Marx was published in which year? 1848. That is mid of 19th century. And after this idea will start gaining popularity very rapidly. Clear? And now the psyche of fear of revolution will come in the minds of the people of these capitalist nations. अब वो डरने लगेंगे कि कहीं ये वाला रिवॉल्यूशन हुआ जिसके मार्क्स बात कर रहा है तो फिर खतरा हो जाएगा। मेरी बात समझ गया ना? So what will happen in this situation? If the people will start fearing from this idea of revolutionary socialism, so obviously they will think कि कुछ लिबरल तरीके से अगर इक्वलिटी की बात हम कर सकते हैं, गॉट इट, मॉडरेट मेथड से अगर हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसी तरह का एक आइडिया है दैट इज नोन एज मॉडरेट वर्जन ऑफ ओके सोशलिज्म, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, दैट इज नोन एज फेबियन सोशलिज्म। ये वर्ड भी समझना बड़ा जरूरी है बिकॉज इन रशियन रिवॉल्यूशन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस वर्ड फेबियन सोशलिस्ट। ओके, so write this word Fabian socialism. Fabian socialism, only a basic understanding of this terminology. Fabian socialism, what was this Fabian socialism? Clear? So first let's look at the origin of this word Fabian. Okay, so here the Fabian means Quintus Fabius. This is a popular name, Quintus Fabius. तो Quintus Fabius के नाम से there was a society that is known as Fabian Society. Fabian Society. Fabian Society. This Fabian Society was founded in the year 1884. 1884, something like this, 1884 या 83 कुछ यही टाइम। क्विंटस फेबियस एंड फेबियन सोसाइटी 1884। अब देखो रिलेट क्या करना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द फेमस बुक ऑफ मार्क्स, वी ऑल नो अबाउट दिस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका ईयर क्या है बताओ? 1848, ऑल ऑफ यू नो दिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक। मॉडर्न इंडिया में भी इसका रेफरेंस मैंने बताया था, ठीक है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दिस इज व्हाट, मिड ऑफ 19th century. Okay, and you can say that this book is the signature book for this idea of communism. इसी बुक ने कम्युनिज्म वाली आइडिया को क्या किया, पॉपुलर बनाया। तो इस बुक के आने के बाद ये आइडिया क्या होगा, दिस विल बिकम पॉपुलर मोर रैपिडली। ठीक है, एंड दिस कम्युनिज्म, सिंस दिस बुक वाज रिटन बाय मार्क्स एंड एंजल्स, ठीक है, एंड दिस आइडिया कम्युनिज्म, ये बात हम समझ चुके हैं कि दिस इज व्हाट, रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। ये क्या है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। दिस इज अ काइंड ऑफ रेडिकल वर्जन ऑफ सोशलिज्म, जो किस चीज की बात करता है, रिवॉल्यूशन की बात करता है। एंड इन रिवॉल्यूशन ये किस चीज को वैलिडेट करता है, तो यूज ऑफ फोर्स को वैलिडेट करता है। डू यू थिंक दैट द पीपल इन ब्रिटेन, द कैपिटलिस्ट क्लास, विल स्टार्ट फियरिंग फ्रॉम द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज आइडियाज? यस। In the mid of 19th century, what we see, फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, याद आया कुछ? थर्ड फेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास बताया मैंने, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस कैपिटलिज्म फेज। ओके, व्हाट विल हैपन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, development of banking financial institutions will start, and here the British will invest money because they consider that India is the safe destination where they can invest money. In Britain this idea was gaining popularity. Got it? This idea of revolutionary socialism was gaining popularity. रीजन था उसका, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, और जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वहां वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन था।
जहां वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है वहां इक्वलिटी की बात होगी, और जहां इक्वलिटी की बात होगी वहां सोशलिज्म आएगा। जहां ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा वहां क्या, कौन सा सोशलिज्म आएगा? रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। नाउ द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वर फियरिंग। एक बड़ा रीजन ये भी था कि इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज किया गया। इन इंडिया द ब्रिटिश पुट देयर इन्वेस्टमेंट्स in the development of railways in India, okay, where they provided a kind of guaranteed rate of interest on the returns of the investment made by the British people. Okay, so British people will start investing money in India because in India these ideas were not popular at this time. इंडिया के लोगों को ये मार्क्स वार्क्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, ब्रिटेन के लोगों को पता था, तो ब्रिटेन के लोग डर रहे थे। तो एक मॉडर्न इंडिया से ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना कि आफ्टर 1848 व्हाट हैपेंस इन इंडिया, द फ्लाइट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट होता था दैट विल अगेन रिटर्न टू ब्रिटेन, and this was also an attempt to make their money safer in India, because in Britain this revolutionary socialism was gaining popularity, but in India these ideas were still not popular. इतनी बात समझ में आई? यानी ये चैलेंज तो ब्रिटेन में है, तो यहाँ क्या होगा? फेबियन सोसाइटी इन इंग्लैंड, दिस सोसाइटी विल बी एस्टैब्लिश्ड, दैट इज कॉल्ड फेबियन सोसाइटी। और ये फेबियन सोसाइटी किस चीज की बात करेगी? ओके, ब्रिंगिंग, ओके, इक्वलिटी, टू एस्टैब्लिश idea of equality in the society, bringing reforms in the conditions of workers, इनकी बात करेगी। so this Fabian society, read this, okay, read this, in England will focus on what? Will focus on the idea of bringing equality. It will focus on the idea of bringing equality. Now what they will say, इक्वलिटी कैसे आएगा? मार्क्सिज्म क्या कहता है? इन अ सिंगल स्ट्रोक, एक बार रिवॉल्यूशन होगा और फिर इक्वलिटी आ जाएगी। बट द लिबरल मॉडल्स विल से व्हाट? इट विल बी ग्रेजुअल। इन इंडिया आल्सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, बट नॉट इन अ सिंगल स्ट्रोक, इस रिवॉल्यूशन से नहीं, थ्रू लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, रिजर्वेशन, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। मेरी बात समझ गया ना? सो हियर व्हाट दे बिलीव, they believe in bringing equality in the society, right? They believe in, right, they believe in bringing reforms in the lives and conditions of workers. They believe in bringing reforms in the lives and conditions of workers, but not in a single stroke. It means they don't believe in this idea of revolution, not in a single stroke, but in a gradual process. Okay, so they believe in bringing changes. They believe in bringing changes, but not in a single stroke, but not in a single stroke. Single stroke में नहीं लाना change, ठीक है? They believe in what? ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे आएगा। ओके, रिफॉर्म्स अचानक नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है? ग्रेजुअल चेंजेस से रिफॉर्म आएगा, एंड फॉर दैट उसके लिए करने की क्या जरूरत है? लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। ग्रेजुअल चेंजेस कैसे आएगा? यू विल हैव टू डू व्हाट? लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ये करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? ओके, you will have to make efforts to promote social consciousness in the minds of the people, ठीक है? लोगों के दिमाग में सोशल कंसियसनेस बढ़े, वो मजदूरों को एक्सप्लॉइट करना बंद कर, राइट? ठीक, सो दिस विल टेक टाइम। ओके, सो यू विल आल्सो हैव टू डू व्हाट? यू विल आल्सो हैव टू प्रमोट सोशल कंसियसनेस, ये भी करने की जरूरत है। यू आल्सो हैव टू प्रमोट व्हाट? सोशल कंसियसनेस, सोशल कंसियसनेस भी प्रमोट करने की जरूरत है। दैट इज वन पॉइंट, right? Right, next point. Okay, educational movements for education, growth and development of trade unions, right? Growth and development of the trade unions. Okay, right, giving representation to the workers in legislative and executive offices, also giving representation to the workers in legislative and executive offices also. यहाँ पे भी क्या करना है? वर्कर्स को गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द वर्कर्स इन द legislative offices also. So in this way what will happen? Reforms will be introduced in a
gradual manner. For example, Annie Besant, she was also a socialist. But which kind of socialist? She believed in the idea of revolutionary socialism or evolutionary socialism. Okay, so did not believe in the idea of revolutionary socialism. Okay, here this idea is what? Okay, evolutionary socialism. Okay, so Annie Besant was also you can say that Fabian socialist. Have you got this idea? मॉडर्न इंडिया में कैसे रिलेट करना है? थर्ड फेज जो मैंने बताया था आपको, वेयर द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया. व्हाई? दिस इज वन फैक्टर. ओके, एंड टू काउंटर रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म, ब्रिटेन में कौन सा स्ट्रीम पॉपुलर होगा? फेबियन सोशलिज्म. बेसिकली ये लाया क्यों गया है? टू काउंटर रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म. ठीक है, कि रिवॉल्यूशन की डिमांड हो उससे पहले ही हम क्या कर देते हैं? रिफॉर्म्स ला देते हैं. गॉट इट? तो देखो, जैसे आप डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखते हो, दिस इज नॉट रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म, दिस इज मॉडरेट वर्जन ऑफ सोशलिज्म. When Gandhi talks about Sarvodaya society, upliftment of all, universal upliftment, Gandhi was also a socialist. But which kind of socialist? He believes in the idea of equality. ठीक है, but he does not believe in the idea of class conflict. गांधी कहते नहीं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं. और आप देखो, गांधी ऑल्सो टेक हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास. इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने बहुत हेल्प करी है, सपोर्ट करी है गांधी की. कैपिटलिस्ट क्लास ने, लाइक जीडी बिरला एंड ऑल दिस. क्लियर? And in South Africa also he set up farms with money, with the financial help and support of the capitalist class. In India also, and Gandhi was knowing this, that when you are going to launch a movement that will be one of the biggest movement in the country, so you must need funds. And who will give you funds? Capitalist class. So Gandhi believed in this idea of, okay, so trusteeship theory क्या है, ये भी आप बात समझ रहे हो. गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशन से इक्वलिटी आए, राइट? गांधी का क्या कहना है? दैट विनोबा भावे का क्या कहना है? भूदान मूवमेंट सुना होगा आपने. ठीक है ना, यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, अपनी मर्जी से. मेरी बात समझ गया ना? आपने क्या किया? वर्कर्स को भी, है ना, आपने राइट दिया. मेरी बात समझ गया ना? ऑन पेपर नहीं है, बट यू आर कंसिडरिंग देम इक्वल पार्टनर्स इन योर बिजनेस. यू आर कंसिडरिंग द प्रोडक्ट एज अ सोशल प्रोडक्ट, कि भाई जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, सबकी भागीदारी है, सब मिलके इस काम को कर रहे हैं. मेरी बात समझ गए? तो ये एक मतलब स्ट्रीम है, दो मतलब पैरेलल है. तो सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं वो मॉडरेट वाला वर्जन वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं. बट जब हम कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म की बात करें तो हम रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट पे चले जाते हैं, रिवॉल्यूशन पे चले जाते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे चले जाते हैं. ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आई? अब रशियन रिवॉल्यूशन, व्हेन आई विल टीच यू, यू विल अगेन गेट सम आइडिया अबाउट दिस सोशलिस्ट, ओके, मॉडल, कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है. दिस यू विल लर्न. सो नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज रशियन रिवॉल्यूशन. राइट दिस, the name of the next chapter, that is Russian. Yes, please. So was this having society started by capitalist class of England? No, no, we will say that they were socialist, but obviously they don't want that model which have been promoted by revolutionary socialism, and this idea will get supported by the capitalists also. कैपिटलिस्ट भी तो कहेंगे कि भाई रिवॉल्यूशन वाला मॉडल वी डोंट लाइक, क्योंकि उसमें क्या होगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, पूरा सिस्टम बदल जाएगा. सो फेबियन सोशलिज्म वैसी बात नहीं कर रहा है जैसे आज हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. दैट इज अ मॉडल ऑफ मॉडरेट वर्जन. हम भी तो सोशलिज्म की बात करते हैं. वी ऑल्सो एम टू ब्रिंग इक्वलिटी इन द सोसाइटी. रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? सोशलिस्ट एम है. ठीक है, आजादी के बाद से दे रहा है. अभी तक क्या इक्वलिटी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया क्या? नहीं. सो हियर रिफॉर्म्स will be initiated, reforms will take place, but they will take place gradually, धीरे धीरे होगा. ठीक है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स. और इन अ सिंगल स्ट्रोक कभी भी जब हम रिफॉर्म्स लाएंगे तो वो कितने बेहतर हैं, कितने बेहतर नहीं है, दिस वी कैन लर्न बाय द रशियन रिवॉल्यूशन. ठीक है, कि अगर आप कोर आइडिया पे जाते हो तो आइडिया के फेल होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है ना? तो ये बात हमें कैसे सीखने को मिलती है? रशियन रिवॉल्यूशन से. अब लेट्स डिस्कस सम बेसिक आइडिया अबाउट दिस रशियन रिवॉल्यूशन. रशियन रिवॉल्यूशन ईयर इज 1917. ईयर क्या है? 1917. And one concept we all know, that First World War, I have already discussed with you this idea, that in First World War, Germany plus Austria
and here Britain plus France plus Russia, right? Later, Italy will support this group. You all know this equation. And this group was further supported by US. These are the main participant nations. There are other nations as well. So Russia was a participant of First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्टिसिपेंट था रशिया. ठीक है. दूसरी बात समझो, रशिया वाज अ पार्टिसिपेंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इन 1917 रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस. 1917. और रशिया क्या करता है इसके बाद? रशिया जो है क्विट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. रशिया क्या करता है? क्विट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके. सरेंडर इट्स टेरिटरी टू जर्मनी. वी ऑल नो दिस. Surrendered its territories to Germany by signing a treaty, that is Treaty of Brest-Litovsk. We all know this. ये तो बात हमने पढ़ी हुई है. अब एक कुछ बेसिक चीजों को आप रिलेट करो and then I will discuss with you the core concepts, that what is the angle of revolution here. ठीक है, कुछ basic ideas. Now if I say that in Europe there was Renaissance and Age of Enlightenment. था कि नहीं? Renaissance or Age of Enlightenment. There were progressive revolutions in Europe. Okay. The people were demanding for, or the demands of the people, पहले देखो. Progressive ideas. Write this. Promotion of progressive ideals. Progressive ideals in Europe. Promotion of progressive ideals in Europe. यूरोप में प्रोग्रेसिव आइडियल्स का प्रमोशन था. कैसे? हाउ? आई एम रिलेटिंग अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स हियर व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. फॉर एग्जांपल, अमेरिकन रिवॉल्यूशन. डू यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन? अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या प्रोग्रेसिव आइडियाज को प्रमोट करेगा? द आंसर इज यस. व्हाट अबाउट रेनेसां एंड एज ऑफ एनलाइटनमेंट? विल इट प्रमोट प्रोग्रेसिव आइडियाज? यस, ये भी प्रोग्रेसिव आइडियाज को प्रमोट करेगा. What about French Revolution? Will it promote progressive ideas? Yes, this will also promote progressive ideas. Okay. The next important point is what? After this. Okay. So we can say here R2 plus R3. This also you have studied. This will also promote progressive ideals. Okay. इसके बाद क्या होता है? In France, system of republic was established. तो सिस्टम ऑफ रिपब्लिक से भी तो दुनिया फेमिलियर होगी कि रिपब्लिक्स क्या है. इट इज अ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. रिपब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक सोवरेनिटी की यहाँ बात हो रही है. व्हेन यू टॉक अबाउट रिपब्लिक, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सोवरेनिटी. द सोवरेनिटी लाइज इन पीपल. तो अगर कहीं पे एब्सोल्यूट मोनार्कियल सेटअप है तो वहां के लोगों के दिमाग में भी ख्याल आ सकता है दैट हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए? The sovereignty must lie in the people or among the people. Sovereignty कहाँ होना चाहिए? लोगों के अंदर होना चाहिए. ये भी आइडिया आ सकता है. इसके अलावा क्या है? इंडिविजुअल. हाँ, ये भी है. यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. ये क्या था? दिस वॉज लाइक नेशनलिस्ट मूवमेंट. यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी वॉज लाइक अ काइंड ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट. ये तो नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह था. और इसके साथ ही साथ पूरे यहाँ यूरोप में क्या हो रहा था? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. यू ऑल नो दिस. केवल नेशनलिज्म था कि आगे कदम बढ़ चुका था? एग्रेसिव नेशनलिज्म. इट वाज एग्रेसिव नेशनलिज्म आल्सो. ग्रोथ ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म आल्सो था. एग्रेसिव नेशनलिज्म बिटवीन 1870 टू 1914 फेस. यस, इट वाज एग्रेसिव नेशनलिज्म आल्सो था. एग्रेसिव नेशनलिज्म भी था. नाउ टेल मी वन थिंग, दैट will there be the impact of these ideas on the minds of Russian people? Yes or no? Yes. ये सारे के सारे प्रोग्रेसिव आइडियाज का इम्पैक्ट रशियन लोगों पे होता है. एंड इन रशिया हु वाज रूलिंग? Romanov dynasty was ruling. There was absolute monarchical political setup. So when the people will become familiar with the progressive ideas, obviously some kind of aspirations of these people that हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए. We must have this progressive ideas also. कहीं ना कहीं वो थॉट भी आएगा. ये बात हमें
समझनी है. The same is happening in Russia also. People are getting familiar with the progressive ideals of revolution, progressive ideas in Europe. People are filled with nationalist sentiments, but the problem is that the political setup was regressive. It was absolute monarchical political setup, which was believing in theory of divine, okay, power, कि God has sent me to rule, okay. ये प्रॉब्लम थी. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, यहाँ पे क्या है, राइट दिस. प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, ओके, राइट, कॉन्ट्राडिक्शंस between. Problem number 1, what is the problem number 1? Contradictions between aspirations of the Russian people, contradictions between aspirations of the Russian people and the present political, social, and economic conditions in Russia. Aspirations of the Russian people and the present political, economic and social conditions of Russia. लोगों के आइडियाज क्या हो रहे थे, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे. गॉट इट. उनको सीधा सीधा दिख रहा था कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है. तो एक स्ट्रीम हो गई. दिस इज वन स्ट्रीम दैट द पीपल विल बिलीव इन व्हाट, कि हमारे यहाँ पे लिबरल रिफॉर्म्स आने चाहिए. दूसरा स्ट्रीम देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट, प्रॉब्लम नंबर 2. क्या है रशियन सोसाइटी में प्रॉब्लम नंबर 2? I have told you that in Russia industrialization started, but it was with the help and support of foreign capital. तो फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा. इट मीन्स इन रशिया, यस देयर वर इंडस्ट्रीज, रशिया में इंडस्ट्रीज थे, रशिया में इंडस्ट्रीज थे. देयर वाज एब्सोल्यूट monarchical political setup, right? Romanov dynasty was ruling. Romanov dynasty was ruling. And in Russia, okay, read this, industrialization with the help and support of foreign powers. यही था ना, industrialization with the help and support of foreign powers. बताया था आपको. Here we see industrialization but with the help and support of foreign powers. तो फॉरेन पावर्स का टारगेट हमेशा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा एक्सप्लॉइट करके बाहर ले जाएंगे. तो उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मुनाफा कमाने के लिए किसको कम पैसा देना होगा, वर्कर्स को. मेरी बात समझ गया ना. सो देयर आर इंडस्ट्रीज एंड इन these industries what is happening, right, in these industries, right, workers conditions were very pitiable. Worker conditions were very pitiable. वर्कर्स की कंडीशन बहुत पिटेबल थी. द वर्कर्स कंडीशंस वेर वेरी पिटेबल, राइट. फॉर एग्जांपल, राइट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सब ह्यूमन कंडीशंस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सब ह्यूमन कंडीशंस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सब ह्यूमन कंडीशंस, minimum wages, minimum wages, minimum wages, unhygienic conditions in settlements, unhygienic conditions in settlements. This was the main problem. यानी वर्कर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम. उनको जो राइट्स मिलने चाहिए, उनको जो वेजेस मिलने चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहे हैं. दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. बहुत सीधी सी बात है. और ये कब की बात कर रहे हैं हम, ऑलमोस्ट 1900 टू 1917 के बीच की बात कर रहे हैं. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब आया, 1848. तो विल दीज आइडियाज रीच टू द रशियन पीपल आल्सो, रशियन लोगों के पास भी पहुंचेगी. यस, ओके. सो यू कैन से दैट, okay, communist manifesto, right, in 1848, and then communist ideas will also reach to the Russian people. Communist ideas will also reach to the Russian people, and this idea will fascinate the workers, right. Communist ideas will also reach to the Russian people, and this idea will also fascinate the workers. इससे workers attract हो. This idea will fascinate the workers. बहुत आसान कॉन्सेप्ट है. रिवॉल्यूशंस को समझने के लिए उस कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझ लो. गॉट इट. दे विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस. फाइनली देखो क्या होता है इन 1895, राइट दिस, 1895. देखो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ईयर क्या है, 1848.
और यहाँ पे 1895 में एक पार्टी बनती है. द नेम ऑफ दिस पार्टी इज वर्कमेन्स सोशल डेमोक्रेट पार्टी. Read this. A party is set up. A party is set up, and the name of this party is, right, Workmen's Social Democrat Party. Workmen's Social Democrat Party. A party is set up, and this is the name of party. Workmen's Social Democrat Party. और ये पार्टी इन्फ्लुएंस है किस आइडिया से इन्फ्लुएंस है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आइडिया से इन्फ्लुएंस है. मेरी बात समझ गया ना? सो दिस पार्टी इज इन्फ्लुएंस्ड विद द आइडियाज ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. दिस पार्टी इज इन्फ्लुएंस्ड with the ideas of Communist Manifesto. Got it? It was formed in Russia. So its programs will be, agenda will be radical. इसका एजेंडा, इसके प्रोग्राम्स क्या होंगे? रेडिकल होंगे. कितना आसान है. So this party will have radical programs and agenda. Radical programs and agenda. अभी पार्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, बाद में सबको कनेक्ट कर लेना, ठीक है ना? This party will have radical programs and agenda. इनके radical programs और agenda होंगे. But after some time, there will be a split in this party. Split होगा on the basis of ideology. और वो split क्यों होने जा रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. So write this point. Later, we see a split in this party. Later, we see a split in the party based on the agenda and programs. We see a split in the party. So one party will be called Mensheviks. एक पार्टी का नाम होगा Mensheviks. One party will be called Mensheviks, right? Mensheviks. And another party will be called Bolsheviks. Bolsheviks. एकदम easy words में आपको बता रहा हूँ. One party will be called Mensheviks and another party will be called Bolsheviks. M से क्या होता है? Moderate. तो ट्रिक याद रहेगा आपको. M for what? Moderate. It means it will believe in moderate version of socialism. M for moderate. तो ट्रिक क्या है? This will believe in the moderate version of socialism. किस में बिलीव करेगा ये? Moderate version of socialism. Fabian socialism. ये किस में बिलीव करेगा? Fabian socialism. कितना आसान है. It will believe in moderate version of socialism, or we can say that they were basically supporters of Fabian socialism. Mensheviks were supporters of Fabian socialism. इसका मतलब what they believe, that the changes will be introduced in a single stroke, or it will be a result of gradual reforms. It will be a result of gradual reforms. Very simple. So this believe that, right, this Mensheviks believe that the changes, right, will be introduced in gradual manner, not in a single stroke. Gradual manner की बात करते हैं, not in a single stroke. The changes will be introduced in a gradual manner, not in a single stroke. So this is what? This is Menshevik. And who are Bolsheviks? So those people are the Bolsheviks. Those that the group is Bolsheviks, which believe in the, right, radical program or idea of Marx. Idea of Marx. Those who believe in revolutionary socialism. जो किसमें बिलीव करते हैं? Revolutionary socialism. Got it? Those who believe in bringing reforms in a single stroke, right? Those who believe कि revolution आएगा, इस revolution में क्या हो सकता है? Use of force भी हो सकता है. Got it? So we see here what? Two divisions, Bolsheviks and Mensheviks, right? Bolshevik and Mensheviks both are socialist. दोनों ही group socialist है, but one is believing in moderate version of socialism and the second is believing in the radical version of socialism. In the same way, industry की condition आपने देख ली. In industry, what is happening? The workers are being exploited. Workers का exploitation हो रहा है. Now write the condition of agriculture.
एग्रीकल्चर की भी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। In agriculture, we see Russian society was a feudal based society. It means in Russia there was feudalism. So the society was a feudal society. There was feudalism. So the society was a feudal society. Society क्या है? Feudal society. And in feudal society there will be two classes. One class will be the class of feudal lords. One class will be the class of feudal lords, and the second class will be the class of serfs. और ये कहानी आपको पता है कि feudal lords will do what? They will keep exploiting the serfs, and in this way we see okay what? Serfdom. यहाँ पे हमें क्या दिखता है? Serfdom. Exploitation of serfs by the feudal lords. Here serfs means what? Peasants. Exploitation of the serfs by feudal lords. Here serfs means what? Peasants. ठीक है ना? So this we see, serfdom we see. Okay. Now in this condition, who is exploited? Again, peasants are exploited. So if socialist ideas will start gaining popularity in Russia, do you think that peasants will also get attracted towards it? Yes or no? Yes. Clear? So right, that when socialist ideas were gaining popularity in Russia, when socialist ideas were gaining popularity in Russia, the peasants were also attracted towards it. The peasants were also attracted towards it. Peasants were also attracted towards it. Peasants be attract होंगे. Got it? Okay. Now let's discuss about the political condition. Which kind of political system was there in Russia? So political conditions, let's discuss the basics of this political condition. So we are talking about before 1917 period. ठीक है? Before 1917 period. In Russia, the political setup was absolute monarchical political setup. Absolute monarchical political setup. We all know in absolute monarchy क्या होता है? Russia was ruled by a monarch, and this monarch was from Romanov dynasty. Russia was ruled by a monarch, and this monarch was from Romanov dynasty. Clear? Romanov dynasty से था, and he was known as Tsar. यहाँ पे ruler को क्या कहते हैं? Tsar. Tsar was the ruler of Russia. He was an absolute monarch. From which dynasty? So the answer is Romanov dynasty. Okay. Now problem. What is the problem? Any monarch here, the monarch, will this monarch support the modern ethos and the ideals? No. हो क्या रहा है रशिया में? Modern ideals are getting popularity. Progressive ideals of revolution, Renaissance, age of enlightenment, socialist ideas को भी नहीं popular होने देगा ना. Socialist idea तो equality की बात करता है. Clear? So what is the problem here? Contradictions. This ruler, absolute monarch, will not allow the progressive ideas to become popular in Russia. So he is basically obstructing the ideas. But समय के साथ आपको क्या करना होता है? बदलना होता है. समय के विपरीत चलोगे तो नहीं टिक पाओगे. यही प्रॉब्लम थी कि रशिया में जो लोगों की डिमांड थी वो कुछ और थी. मोनार्क ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, और केवल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा था, ही वॉज एन इनएफिशिएंट एंड नॉट कैपेबल पर्सन ऑल्सो. एक होता है कि मोनार्क है बट अगर नेपोलियन की तरह है तो बात ही अलग है. बट यहाँ पे क्या है? मोनार्क नेपोलियन की तरह नहीं है. ही इज इनएफिशिएंट, नॉट कैपेबल टू हैंडल द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इनएफिशिएंट मोनार्क के केस में क्या होगा? मिलिट्री वीकनेस, राइट? रशिया विल सफर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ इट्स एनिमीज. और अगर पूरे यूरोप के लोगों में एग्रेसिव नेशनलिज्म है तो थोड़ा बहुत तो नेशनलिज्म रशिया के लोगों में भी होगा. तो इफ रशिया विल गेट डिफीटेड बाय द स्मॉलर कंट्रीज लाइक जापान, सो व्हाट विल हैपन? द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ऑफ रशियन पीपल विल बी हर्ट. वो कहे नहीं भाई, हमें एम्पायर बदलना है, रूलर बदलना है.
इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, नेशनल सेंटिमेंट सिजर्ड। एक छोटा सा देश जापान आके हमें डिफीट करके चला जा रहा है, ये क्या है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है। मेरी बात को समझो। सो दिस एब्सोल्यूट मोनार्क इज व्हाट, दैट दिस एब्सोल्यूट मोनार्क, रोमनो डायनेस्टी रूलर, राइट। ओके, इसमें एक और बात है, दैट रेड दिस, ओके, थियरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, theory of divine right of kings, theory of divine right of kings, ये भी मानता। ओके, monarch also believes in the theory of divine right of king, इसमें भी बिलीव करता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गॉड हैज सेंट मी टू रूल, यही मतलब होता है ना थियरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग। गॉड राइट दिस, गॉड हैज सेंट मी टू रूल, दिस काइंड ऑफ बिलीव्स इन द थियरी ऑफ, ओके, डिवाइन राइट्स। ठीक है, सो दिस इज द पॉलिटिकल कंडीशन, इट मीन्स, हाँ, इनएफिशिएंट लिख लिया आपने, इनएफिशिएंट, नॉट एबल टू हैंडल द इकोनॉमिक system or military system of administration, right, inefficient, not handle, not sufficient and efficient enough to handle the task of administration, military weakness of the country, military weakness of the country, military weakness भी है, military weakness of the country, okay, Russia suffering defeats in the hands of the enemies, this is also one problem. Russia suffering defeats in the hands of the enemies, this is also one problem, that Russia is facing defeat in the hands of its enemies. Okay, got it? Now, when we talk about revolution in Russia, यहाँ पे एक छोटा सा कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, जार एलेक्जेंडर, राइट, जार निकोलस टू, ओके, एंड हिज वाइफ, ठीक है, वाइफ का नाम था निकोलस टू एंड हिज वाइफ एलेक्जेंड्रिया, ये नाम था। और वहाँ पे एक स्टोरी आता है ना, रास्पुटिन एक कैरेक्टर है, रास्पुटिन, हालांकि वो रॉयल फैमिली में जुड़ता है आफ्टर 1905, ठीक है ना। 1905 और 1906 वाज द ईयर व्हेन ही गॉट द चांस टू गेट हिमसेल्फ एसोसिएटेड विद द रॉयल फैमिली, ठीक है ना, बिकॉज वो एक मिस्टिक पर्सन था, राइट, और उसके अंदर कुछ हीलिंग पावर्स भी थी, बीमारियों वगैरह को भी ठीक करता था, तरह तरह की कहानियां हैं रास्पुटिन के बारे में। सो ही गॉट एसोसिएटेड विद द रॉयल फैमिली, और रॉयल फैमिली में एसोसिएट होने के पास, ठीक है, उसके बारे में ये भी कहा जाता है, ओके, कि ही कुड इजिली इन्फ्लुएंस द वुमेन, ठीक है, तो लड़कियां उसके प्यार में पागल रहती थी, और जार की वाइफ, ठीक है। अब लोगों को लगा भाई हमारे रूलर को किसने भेजा है, रूलर वाज क्लेमिंग व्हाट, डिवाइन राइट्स, जिसको गॉड ने भेजा उसकी बीवी को कोई और भगा ले गया, ठीक है। तो ये कितनी बदनामी की बात है, डिवाइन राइट को जोड़ोगे तो लोगों के सेंटिमेंट तो यहाँ भी तो हर्ट होंगे ना, बिकॉज दे आर लुकिंग एट द ऑफिस ऑफ द एम्पर इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनर, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वाक्य है, र्यूमर है कि क्या है, हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी भी बहुत सारी इन घटनाओं के लिए, बट व्हेन यू विल रीड अबाउट रशिया, कभी गूगल करोगे रास्पुटिन के कैरेक्टर के बारे में, तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है रास्पुटिन, ठीक है ना। तो फिर रास्पुटिन रॉयल फैमिली के साथ जुड़ता है, और फिर लंबे समय तक, ऑलमोस्ट मान के चलो कि आप 10 ईयर्स के आसपास तक, वो पूरे रॉयल फैमिली के डिसीजंस को प्रभावित करता है। गॉट इट? लोगों को बड़ी नाराजगी है रास्पुटिन के इंटरफेरेंस से, मतलब ही वाज नॉट द रूलर बट ही वाज इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। इससे भी लोगों के मन में नाराजगी थी। ऐसा कब होता है कि रूलर की जगह कोई और आके पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगे? व्हेन द रूलर विल बी वीकर, inefficient to rule, इसी कंडीशन में होगा ना। ओके, इन दिस कंडीशन द अदर्स विल कम एंड विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द रूलर, राइट, दिस विल हैपन। ओके, तो ये हो रहा था। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन, बेसिकली वी देयर आर हियर that this Russian revolution means a set of three revolution. Here we talk about R1, R2 and R3. यहाँ भी हम R1, R2, R3 की बात करते हैं। we need to understand that R1, R2 and R3 कि क्या है R1, R2, R3। तो R1 is right 1905 revolution. R1 is revolution in 1905, ठीक है। We need to discuss all these three revolutions. R1 is 1905 revolution, right? R2 is Feb
1917 revolution. This is what? Feb 1917 revolution. And R3 is what? October 1917 revolution. October 1917 revolution. We need to understand these three revolutions. ठीक है ना? क्या है ये revolution? R1, R2 and R3. ठीक है? तो देखो, why this revolution took place? R1. Let's discuss R1 first. R1 first. Why this revolution took place in 1905? So there is one reason. And what is that reason? Along with the other reasons, this is also one reason, the most important reason, right? Russia was defeated by Japan. Russia was defeated by Japan. Russia suffered defeats in the hands of Japan, or Russia was defeated by Japan. एक छोटा सा कंट्री अगर रशिया जैसे कंट्री को डिफीट कर रहा है, so this has exposed the military weakness of Russia. This is a military defeat for Russia. A smaller country like Japan has defeated Russia. It means that this defeat had did what? This defeat had exposed military weakness of Russia. This defeat has exposed the military weakness of Russia. ठीक है ना? इसने क्या किया? Military weakness of Russia को expose कर दिया. अच्छा, if military weakness of Russia is exposed, what does it mean? Inefficiency of Tsar is also exposed. इसका मतलब तो यही हुआ ना? It means that inefficiency of Tsar was also exposed. Inefficiency of Tsar was also exposed. और other problems were already there. Other problems or challenges मैं पहले बता चुका हूँ. You already are familiar with the other problems or challenges. So apart from these other problems or challenges, this military defeat will play an important role. Now this will hurt the nationalist sentiments of the Russian people. This will hurt the nationalist sentiments of Russian people. इससे रशियन लोगों की nationalist sentiments hurt होंगे, right? This will hurt the nationalist sentiments of Russian people. And what will happen then? Russian sentiments will, patriotic sentiments, nationalist sentiments will be hurt. So the people will demand what? That Tsar को क्या करना चाहिए? Tsar must step out from power. Tsar को सत्ता छोड़ देनी चाहिए. But Tsar was very smart. Tsar बहुत smart था. बिल्कुल फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रूलर की तरह. 1789 में क्या हुआ था? When revolution took place, king also supported revolution. King ने भी revolution को support कर दिया. अब क्या कर सकते हो तुम king का? तो क्या वहां पे आया? Constitutional monarchy. पता ही है आपको. The same will happen here. Tsar will do what? Okay. Tsar will convince the people. Tsar will say that हम क्या करेंगे? Okay. We will bring a more progressive form of government where we will set up a national assembly. National assembly in Russia is called Duma. उसको क्या कहते हैं? Duma. तो Tsar ने कहा घबराओ मत, है ना? People were demanding that the Tsar must step out from power. This was the demand of the people. Right? This popular demand क्या था? Popular demand क्या था? That Tsar must step out of power. Step out. Tsar बाहर चला जा. And how Tsar convinced people? How Tsar convinced people? Tsar ने लोगों को convince कैसे किया? How Tsar convinced people? Read this. Okay. Right. Tsar convinced for a more progressive political system. More progressive political system. Tsar convinced for this. Tsar said that yes, we are going to introduce a more progressive political system. लोगों ने कहा वो कौन सा political system होगा? So that will be Tsar plus Duma. And Duma means what? National Assembly. This is the word for Duma. In this situation, what will happen? अगर ये नया political setup आता है तो क्या होगा? The Tsar, do you think that the Tsar will have absolute rights? No. Now Tsar rights have been restricted by Duma. अब उस पे वो rights absolute नहीं. This was National Assembly. It shows that this is what? The body where the representatives of people will sit. Tsar plus Duma. So this change was introduced. Okay.
आफ्टर, तो समझ गया 1905 रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? Nationalist sentiments, people were hurt. There were already other challenges. Russia suffered defeat in the hands of Japan. Now the people demanded that Tsar must step out of power. And Tsar did what? Okay. Tsar promised the people that we will come with a more progressive political system. That will be Tsar plus National Assembly. That will be Duma. Now, somehow the revolution was pacified. After a few years, what Tsar will do? Tsar will again concentrate all powers in his own hands, and the Duma will be there, but there is no any meaning of Duma. Tsar क्या करेगा? सारा पावर फिर से अपने हाथ में कंसंट्रेट कर लेगा. After few years, when the revolutionary forces will become weaker, so Tsar will do what? Concentrate all powers in his own hand, and now Duma was meaningless. So read this. After few years, after few years, after few years, when the revolutionary forces became weaker, after few years, when the revolutionary forces became weaker, Tsar concentrated. When the revolutionary forces became weaker, Tsar concentrated all powers in his own hands. Tsar concentrated all powers in his own hands, and all powers in his own hands, and Duma became meaningless. Duma became meaningless. Duma क्या हो गया? Meaningless हो गया. Got it? Duma became meaningless. Now, let's discuss what अब दूसरा revolution कब है? After 1905. तो we all have studied about this 1905. इसके बाद second कब है? This is in Feb 1917. यही है ना? Feb 1917 revolution. This revolution is called Menshevik revolution. हमेशा याद रखना. जो बाद वाला है ना अक्टूबर 1917 वो है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. दिस रिवॉल्यूशन इज व्हाट? मेंशेविक रिवॉल्यूशन. दिस रिवॉल्यूशन इज मेंशेविक रिवॉल्यूशन. तो देखो इसके बाद क्या पॉलिटिकल चेंजेस आया है? जार प्लस ड्यूमा. बट व्हाट इज हैपनिंग? दिस ड्यूमा बिकम्स मीनिंगलेस. दिस ड्यूमा बिकम्स मीनिंगलेस. ये बात समझ में आई? और 1914 से क्या हो जाता है? व्हाट स्टार्ट्स? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट्स. ये ध्यान रखिएगा. 1914 से यहां क्या हो जाता है? 1914 से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. एंड रशिया इज अ पार्टिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ये पता है आपको? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएस. सो रशिया वाज अ पार्टिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है. तो रशिया वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगा, ये किसका डिसीजन था? जार का. Demo was meaningless. Okay. So read this. It was Tsar's decision. It was Tsar's decision that Russia will participate in First World War. ये जार का डिसीजन था. That Russia will participate in First World War. ठीक है. और जार तमाम उल्टे पुल्टे डिसीजन लिया करता था. मेरी बात समझ गया? It was Tsar's decision. रशिया में पहले से ही प्रॉब्लम क्या है? इंडस्ट्रियल वीकनेस. द वर्कर्स आर नॉट सेटिस्फाइड. Agriculture not performing well, economy not doing good. And what about the internal politics? Internal politics पे hijack, internal politics को hijack करके कौन बैठा था? Rasputin. मेरी बात समझ गया ना? तो Rasputin पूरी की पूरी पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को रन कर रहा था. तो कहीं ना कहीं वो जो डिवाइन थियरी वाली आइडेंटिटी है उस पर भी तो क्वेश्चन मार्क लग रहा था. ओके. एंड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हाट वाज हैपनिंग? What was the Russia's conditions in First World War? You all know that Germany was continuously invading Russian territories. ठीक है. Germany invaded Russian territories and Russian soldiers, okay, they even did not have food to eat. वो लड़ाई के मैदान में तो थे लेकिन उनके पास खाने के लिए फूड नहीं था. There was no food to eat. Okay. एग्रीकल्चरल वो क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स की डिफिशियंसी हो गई. फूड राइट्स होने लगे रशिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन? क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? व्हाट द रशियन पीपल विल डिमांड?
रशियन लोग ये कहेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया को स्टेप आउट कर जाना चाहिए। मेरी बात समझ गया ना? तो इसी बात पे रिवॉल्यूशन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, फेब 1917 रेवोल्यूशन। तो फेब 1917 रेवोल्यूशन के लिए रीजंस क्या है? पहले के जितने भी रीजंस है वो तो रहेंगे ही, ऑल प्रीवियस रीजंस विल बी कंटिन्यूड, ठीक है। प्लस हियर वन एडिशनल रीजन इज व्हाट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज इन प्रोग्रेस, रशिया Russia is facing defeats in the hands of Germany. Germany was continuously invading Russian territories. Russian soldiers were even not able to manage food. उनको food और water तक available नहीं कराया जा पा रहा था. Now the people will demand that Russia must quit First World War. ये होगा. And on this issue, this revolution will take place. Okay. So write this point. Write that. Okay. Feb revolution. Write this. रीजन क्या है फेब रिवॉल्यूशन के? जस्ट आई एम गिविंग सम हिंट्स, राइट? रीजन, राइट? पॉइंट वन, अदर रीजंस, कॉमन रीजंस वो रहेंगे जो शुरू से ही प्रॉब्लम चला रहा है, सर्फडम, इंडस्ट्रियल वीकनेस, ये सारी चीजें, कॉन्ट्राडिक्शन इन द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ये सारी चीजें रहेंगी, राइट? ओके। और इसके बाद क्या है? राइट दिस डोमिनेंस, हाँ, इसके बाद आप लिखेंगे, हाँ, अदर रीजंस हो गया, yes, write this. Russia suffering defeats. Russia was continuously suffering defeats by Germany. Suffering defeats by Germany. Germany was invading its territories. Germany इसकी territories को invade कर रहा था. Germany was continuously invading its territories. Germany was continuously invading its territories. ठीक है? Got it? Right? Crisis-like situation. Here what we see? A crisis-like situation. And Tsar was unable to handle it. Crisis-like situation. And Tsar was unable to handle it. Tsar was unable to handle it. Right? Next point. In this situation, okay, we see Feb 1917 revolution. In this situation, we see Feb 1917 revolution. Feb 1917 revolution. ऐसे situation में होता है Feb 1917 revolution. Got it? Right? Next point. Okay. The ruler or the Tsar Nicholas II had to abdicate the throne. Right? So this is what? Feb 1917 revolution. Feb 1917 revolution. And what we see that the Tsar Nicholas II had to abdicate the throne. He had to abdicate the throne. ठीक है? He had to abdicate the throne. अब क्या चला गया? Tsar Nicholas II चला गया. Now power will be transferred. Okay. Now this monarchical setup or Tsar power ended, and now the power will be transferred to, right, to liberals. और जब हम liberals की बात कर रहे हैं तो we are talking about Mensheviks. Now the power will be transferred to liberals or Mensheviks. Okay. It means this is what? A provisional government. And in this provisional government, who is dominating? So Mensheviks are dominating, and constitutional Democrats are dominating. So in this provisional government, Mensheviks are dominating, constitutional Democrats are dominating. Now what will happen? Okay, this government will bring what? Liberal, read this. This government will bring liberal reforms, democratic reforms. This government will bring liberal reforms and democratic reforms, because they believe in what? Reforms in a gradual manner. ठीक है? So they will bring what? Liberal reforms, democratic reforms. Got it? Liberal reforms और democratic reforms लाएंगे. लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है. What is the problem? ध्यान से समझना इस बात को. फेबियन सोशलिज्म कहाँ है? इंग्लैंड में भी है. यहाँ पे जो ग्रुप है वो कैसा है? लिबरल है. इक्वलिटी की तो बात करता है, बट दैट इज अ लिबरल ग्रुप. तो डू यू थिंक दैट कुछ ना कुछ इनका जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ठीक है ना, गॉट इट, तो लाइक ब्रिटेन, फ्रांस,
इनके साथ इनका कनेक्शन कुछ अच्छा होगा? डेफिनेटली। जो रिवॉल्यूशन की बात करेंगे उनके साथ ब्रिटेन और फ्रांस के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, बट दोज हु बिलीव इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स देयर रिलेशंस विद ब्रिटेन एंड फ्रांस विल बी बेटर। ठीक है। सो व्हाट अबाउट द डिसीजन ऑफ क्विटिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? नाउ द जार हैज एब्डिकेटेड द थ्रोन। जार तो चला गया। जार के बाद ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है। नाउ दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट हैज टू टेक डिसीजन कि रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्विट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन किसको लेना था? इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को लेना था। बट ये गवर्नमेंट क्या करेगी? व्हाट दिस गवर्नमेंट विल डू? दिस गवर्नमेंट विल से दैट नो, रशिया विल कंटिन्यू फाइटिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस गवर्नमेंट ने सबसे गलती की। इसने कहा कि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को में पार्टिसिपेशन इसका कंटिन्यू रहेगा। दिस इज द डिसीजन। नाउ दिस डिसीजन वाज अगेंस्ट द पॉपुलर सेंटिमेंट्स। लोग नहीं चाहते थे ऐसा। आप चाहते हो कि रशिया क्या करे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंटिन्यू रहे। ठीक है। और उसके बाद क्या है? यू विल ट्राई टू ब्रिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यू विल ट्राई टू ब्रिंग सम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कि आप इकोनॉमी को फिर से ऑन ट्रैक ला सको। बट दिस यू कैन नॉट डू इन 5 to 6 months। 5 to 6 months में आप कर नहीं सकते। और आपने क्या कहा कि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंटिन्यू रहेगा। तो आपके अपोजिशन में कौन चला आया? इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अपोजिशन में कौन चला आया? दोज हु वर रेडिकल्स। गॉट इट? दूसरा ग्रुप बोल्शेविक। नाउ दे विल अपोज द डिसीजन ऑफ दिस गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के डिसीजन को अपोज करेंगे। दे विल से दैट नो, रशिया मस्ट क्विट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, पब्लिक भी क्या, पब्लिक की डिमांड क्या थी कि रशिया मस्ट क्विट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो विच ग्रुप विल बिकम मोर पॉपुलर अमंग द मासेस? लोगों के बीच में ज्यादा पॉपुलर कौन हो जाएगा? बोल्शेविक। सो दोबारा एक रिवॉल्यूशन होगा इन अक्टूबर 1917 एंड देयर हु विल कम टू पावर? बोल्शेविक। और वो सही मायने में क्या है? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं दैट इज द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। तो इस गवर्नमेंट की वीकनेस क्या थी? प्रोविजनल गवर्नमेंट के राइट दिस पॉइंट, दिस गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स in administration, in economy, in administration or in economy. They tried to bring reforms in administration, in economy. Okay, but they did not get sufficient time. So they could not improve the conditions also. They did not get the sufficient time. So they could not improve the conditions also. वो conditions को improve कर ही नहीं पाए. They did not get the sufficient time. So they could not improve the conditions also. Conditions को भी improve नहीं कर पाए. Got it? Right, next point. This government took one unpopular decision. This government, Menshevik government, took one unpopular decision. एक डिसीजन बड़ा ही अनपॉपुलर था, अनपॉपुलर डिसीजन। दिस गवर्नमेंट टुक वन अनपॉपुलर डिसीजन, और वो अनपॉपुलर डिसीजन क्या था? राइट, दैट रशिया विल कंटिन्यू, ओके, इट्स पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये अनपॉपुलर डिसीजन था। रशिया विल कंटिन्यू इट्स पार्टिसिपेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Russia will continue its participation in First World War. अनपॉपुलर डिसीजन का मतलब ही है, ठीक है, कि भाई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। गॉट इट? तो इस ग्रुप का लीडर था केरेंस्की, ठीक है। तो केरेंस्की रिफॉर्म्स कहते हैं, कुछ उसने रिफॉर्म्स लाए थे, बट इसका कोई मतलब नहीं होगा। अनपॉपुलर डिसीजन आपने ले लिया, सो द पब्लिक सेंटिमेंट्स विल नॉट बी विद दिस पार्टी। ओके, सो राइट, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन, अक्टूबर 1917 रिवॉल्यूशन। अक्टूबर 1917 रिवॉल्यूशन, अक्टूबर 1917 revolution, ठीक है। what is this October 1917 revolution? Read this, okay. between Feb to October between Feb to October, Bolshevik group, between Feb to October, Bolshevik group consolidated its position. पहले मतलब बता चुका हूं, ये रेडिकल ग्रुप है। between Feb to October, Bolshevik group consolidated its position, okay. Right, next point. And a revolution will take place in October 1917. This is Bolshevik revolution, and Bolsheviks come to power. A revolution will take place in October 1917. A revolution will take place in October 1917, and Bolsheviks will come to power. Bolsheviks will come to power. October 1917 में revolution हो गया, they will come to power. Okay, and right.
इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन बाय दिस बोल्शेविक गवर्नमेंट, क्या किया बोल्शेविक गवर्नमेंट ने? इंपॉर्टेंट डिसीजंस taken by this Bolshevik government. What are the important decisions taken by this Bolshevik government? Right, point one. Okay. Right. Decision to quit First World War. ये Bolsheviks का decision था. Decision to quit First World War. Decision to quit First World War. Okay. लिख लो 1917, ये वही टाइम था, अक्टूबर 1917, ठीक है ना? अब इसमें क्या किया रशिया ने? साइंड, राइट, रशिया साइंड अ ट्रीटी विद जर्मनी. रशिया साइंड a treaty with Germany. Russia signed a treaty with Germany. That was Treaty of Brest-Litovsk. Russia signed a treaty with Germany. That was Treaty of Brest-Litovsk. Surrendered its territories to Germany. Surrendered its territories to Germany. And quit First World War. And quit First World War. Quit First World War. ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी तो था, बट it was in sync with the popular sentiments of the masses. Got it? लोग यही चाहते थे कि रशिया क्या करे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर आए, बिकॉज सोल्जर्स वर ऑल्सो फेसिंग व्हाट, शॉर्टेज ऑफ फूड. इस कंडीशन में वॉर लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है भाई. सोल्जर्स को जब आप भोजन ही नहीं दे पा रहे हो तो क्या वॉर लड़ना, फिर वॉर से आप बाहर आ जाओ, ठीक है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. नाउ दिस ग्रुप implemented Marxist socialism. The principles of Marxist socialism forcefully in Russia. This group implemented principles of Marxist socialism forcefully in Russia. तो पहली बार मार्क्स के आइडिया को कब इंप्लीमेंट किया जा रहा है? 1917 के अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद. और एक वर्ड मैंने लिखा है, फोर्सफुली, क्योंकि मार्क्स के आइडियाज को, ठीक है, पीसफुली आप इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते. यू विल हैव टू इंप्लीमेंट फोर्सफुली. क्लियर? फोर्सफुली इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा कभी भी. और उसमें देखो ब्लड शेड, वायलेंस, ये होना स्वाभाविक है. दिस विल हैपन. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, एज अ रिजल्ट, राइट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास established. डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास वाज established. आपको मतलब बता चुका हूं मैं इसका. डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास वाज established एज अ रिजल्ट. अच्छा, जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगा, इसका मतलब किसका राइट्स प्रभावित होएगा? कैपिटलिस्ट होगा कि नहीं? फ्यूडल लॉर्ड्स होगा कि नहीं? ठीक है. जो लोग लिबरल्स थे उनकी कहानी खत्म हो जाएगी. व्हाट अबाउट क्लर्जीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कैथोलिक चर्च? व्हाट अबाउट कंजर्वेटिव्स? व्हाट अबाउट, यू कैन से दैट, रॉयलिस्ट or those who were the supporters of the ruler class or dynastic rulers? इन सब के खिलाफ होगा वो पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन. तो they will not support, obviously they will not support. Okay, many section of the society will oppose, these classes will oppose. तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनके ऊपर वो सिस्टम जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसमें खून खराबा होगा. दिस विल हैपन. सो राइट दिस, many sections of the society opposed these reforms. Many sections of the society opposed these reforms. Many sections of the society opposed these reforms. Right? Example, कौन oppose करेगा? Who opposed? Right? Capitalist class, landlord class, all will oppose. Okay? Liberals will oppose. Clergymen will oppose. Conservatives will oppose. Royalist will oppose. All will oppose. Clear? All will oppose. They oppose these reforms. ठीक है. तो क्या सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन जाएगी? सिविल वॉर क्या होता है? एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोग जब दो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर. सो राइट दिस, सिविल वॉर स्टार्टेड हियर. सिविल वॉर स्टार्टेड हियर. और ये सिविल वॉर किसके किसके बीच में हो रहा है? सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ, अच्छा देखो, सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म प्लस
कौन कौन एक साथ है? सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म प्लस सपोर्टर्स ऑफ मॉडरेट वर्जन ऑफ सोशलिज्म। फेबियंस भी तो साथ में होंगे, मेंशेविक भी तो कैपिटलिस्ट के साथ होंगे, क्योंकि वो कैसी बात करते हैं? ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की। और दूसरी तरफ कौन होगा? ठीक है, these radical socialists. So this kind of civil war will start. इसमें क्या बाहर की कंट्रीज में इंटरफेयर करेंगी? अदर पावर्स सिविल वॉर में? यस। ब्रिटेन एंड फ्रांस विल सपोर्ट विच क्लास? कैपिटलिस्ट क्लास, मॉडरेट सोशलिस्ट क्लास, मेंशेविक को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा का पूरा यहाँ पे एक सिविल वॉर का माहौल बन जाता है। गॉट इट? सिविल वॉर का माहौल बन जाता है बिटवीन कैपिटलिस्ट क्लास एंड बिटवीन सोशलिस्ट क्लास। ठीक है ना? कलर कंसिस्टेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यह सिविल वॉर स्टार्टेड इन रशिया, ये बिल्कुल फ्रांस जैसा हो रहा है। और रेन ऑफ टेरर स्टार्टेड इन रशिया। ठीक है, रेड कलर रिप्रेजेंट्स रेड आर्मी। आज भी देखो मार्क्स वास्ट को लोग, जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लाल झंडा लेके खड़े रहते हैं, रेड कलर। ठीक है, गॉट इट? तो रेड 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 कलर इंडिकेट्स व्हाट? रेड आर्मी। और ये रेड आर्मी किसकी है? जो लाल झंडा लेके निकल रहा है वो मॉडरेट सोशलिस्ट नहीं है, वो रेडिकल सोशलिस्ट। इट इज रेड कलर इंडिकेट्स व्हाट? बोल्शेविक्स। वो किसको इंडिकेट करता है? बोल्शेविक्स को इंडिकेट करता है। ये बिल्कुल वैसे ही रेडिकल्स थे जैसे फ्रांस में जैकोबिन ग्रुप रेडिकल था, बताया था ना, वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। तो दूसरा आदमी व्हाइट व्हाइट फ्लैग लेके चलेगा, सफेद झंडा लेके चलेगा। तो व्हाइट फ्लैग रिप्रेजेंट्स होम, ओके, बोर्जुआ क्लास। ओके, ये एक तरह से कलर कंसिस्टेंस है सिविल वॉर में। सो राइट दिस, ओके, वॉर बिटवीन रेड्स एंड व्हाइट्स, सिविल वॉर इन रशिया, वॉर बिटवीन रेड्स एंड व्हाइट्स, ये भी होता है, वॉर बिटवीन रेड्स एंड व्हाइट्स। तो रेड का मतलब क्या होता है? राइट दिस, रेड मीन्स रेड आर्मी, रेड मीन्स रेड आर्मी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बोल्शेविक्स और प्रोलेटेरिएट क्लास। रेड मीन्स रेड आर्मी, वी आर टॉकिंग अबाउट बोल्शेविक्स एंड प्रोलेटेरिएट क्लास। ओके, राइट. They were similar to the Jacobins in the French Revolution, similar to the Jacobins in French Revolution, similar to the Jacobins in French Revolution. अच्छा, ये जो रेड आर्मी जो है, इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करेगा? वर्कर्स एंड पीजेंट क्लास। और किसकी संख्या ज्यादा है? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, वर्कर्स एंड पीजेंट क्लास। राइट दिस, ओके, वर्कर क्लास एंड पीजेंट क्लास supported red army, supported red army, supported red army, worker class and peasant class supported red army. रेड आर्मी को क्या किया? सपोर्ट किया। ठीक है, और सपोर्ट करेंगे भी। क्यों? क्योंकि रशिया में क्या होगा? कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाएंगे, और वो क्या है? राइट, ओके, सम न्यू चेंजेस। व्हाट आर द न्यू चेंजेस इन रशिया? राइट, पॉइंट 1, ओके, लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पेसेंट्स। फ्यूडल लॉर्ड के पास जो हजारों हजार एकड़ की जमीन पड़ी थी, वो स्टेट ने ले ली। ठीक है, और स्टेट ने क्या किया? द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीजेंट्स, पीजेंट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीजेंट्स। और पीजेंट से क्या कहा गया? दे विल कल्टिवेट और डू एग्रीकल्चर फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो राइट दिस, द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीजेंट्स एंड इट विल बी सेड दैट दे विल कल्टिवेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट। अब बताओ, पीजेंट खुश हो जाएगा कि नहीं? लैंडलेस पीजेंट को आपने क्या किया? फ्यूडल लॉर्ड की सारी जमीन छीन ली और बांट दिया। मजा आ जाएगा कि नहीं उसको? ठीक है, खुश हो गया वो, फ्यूडल लॉर्ड नाराज हो गया। अब दोनों में सिविल वॉर तो होगा ना। ओके, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फैक्ट्रीज वेर गिवन टू वर्कर्स यूनियन। अब खुश कौन हो जाएगा? वर्कर्स यूनियन। राइट, ऑल फैक्ट्रीज वेर गिवन टू वर्कर्स यूनियन। अब वर्कर्स भी पार्टी मनाने लगेंगे कि भाई हम तो फैक्ट्री के ओनर ही हो गए। राइट, ऑल फैक्ट्रीज गिवन टू वर्कर्स यूनियन, सारी की सारी फैक्ट्री मिल गई वर्कर्स यूनियन को। ऑल फैक्ट्रीज गिवन टू वर्कर्स यूनियन। थर्ड पॉइंट, रिलीजन के साथ क्या होने वाला है? बताओ, मार्क्स बता के गया था, रिलीजन इज लाइक द ओपियम। तो राइट, ऑर्थोडॉक्स चर्च वाज डिस्टेबलाइज्ड, influence of religion came down, orthodox church was destabilized and influence of religion came down, influence of religion came down, religion का influence क्या हो गया? कम हो गया। got it? तो ये क्या कुछ वैसा ही नहीं हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से दैट
what was suggested by the Marx, कुछ वैसा ही ये करने की कोशिश कर रहा है, right? They are trying to bring reforms in a single stroke. लेकिन सिंगल स्ट्रोक के रिफॉर्म्स का क्या नतीजा होता है ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो राइट दिस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रशिया. ओके, इन दिस वे यू विल अंडरस्टैंड दैट सिंगल स्ट्रोक में रिफॉर्म्स के क्या नतीजे होते हैं. ओके, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रशिया, reconstruction of Russia. Now, in reconstruction of Russia, अब बताओ ये टॉपिक क्यों पढ़ना होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में? इसलिए कि मेंस में क्वेश्चन आ जाए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर रशिया का सीधा सीधा इन्फ्लुएंस है. यस और नो? है ना? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम जानते हैं, 5 ईयर प्लान हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हमने पढ़ा है, ठीक है, MRTP एक्ट पढ़ा इकोनॉमिक्स में. ये सब कहाँ से कनेक्ट होता है? सोशलिस्ट मॉडल से ही तो होता है. एंड दैट्स वाई ये हमारे सिलेबस में है. तो हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो इट्स नॉट फॉर द सोल पर्पस कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नहीं. यहाँ से जो आइडिया आपको मिलेगा यू विल अप्लाई इट समवेयर एल्स. देखो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रशिया, तो what will happen, a policy will be introduced in Russia and that policy is known as war communism. Read this. इस पॉलिसी का नाम क्या है? वॉर कम्युनिज्म. आई विल गिव यू वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पॉलिसी जिसको हम यूज कर सके. वॉर कम्युनिज्म, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिलिट्री कम्युनिज्म. वॉर कम्युनिज्म और मिलिट्री कम्युनिज्म, वॉर कम्युनिज्म और मिलिट्री कम्युनिज्म. और ये पॉलिसी कब से कब तक रही रशिया में? तो फ्रॉम 1918 टू 1921 तब तक ये पॉलिसी रही. फिर क्या हुआ? अगेन चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉलिसी. चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉलिसी. इन द पॉलिसी दोबारा चेंज आया. ओके, एंड नाउ NEP was introduced in Russia. Okay, and it will be continued from 1921 to 1928. इसके बाद NEP रहा and many more changes. I am not discussing all. Okay, right, and many more changes. Many more changes. NEP का मतलब जानते हो ना? New Economic Policy. NEP. Write this and many more changes. Many more changes. और भी कई सारे changes हुए. So this war communism policy introduced by Lenin and then many more changes were introduced. टॉपिक बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं why such frequent changes in the policy. क्यों पॉलिसी में बार बार चेंज हो रहा है? बताऊंगा क्या चेंजेस है, मेजर चेंजेस है. बिकॉज एट इन द वेरी इनिशियल स्टेज यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ मार्क्स एज ही सजेस्टेड. जैसा बताया वैसा आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल टू बी इम्प्लीमेंटेड. मार्क्स की पॉलिसीज, ठीक है, अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहो तो इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते. मेरी बात समझ गया ना? द आइडियाज आर नॉट practical. You will have to do what? You will have to bring modifications in that. You cannot adopt it or you cannot implement it in its crude form. इसके crude form में तो आप इसको implement ही नहीं कर सकते. And that's why many such changes were seen. ठीक है ना? Now, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये changes क्यों आए. तो पहली पॉलिसी क्या है? फर्स्ट पॉलिसी वॉर कम्युनिज्म. तो समझते हैं, ये इकोनॉमिक पॉलिसी है. वॉर कम्युनिज्म इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी. क्या है इस पॉलिसी में? वॉर communism. Okay, this is very interesting. Write a few points. Right, point 1, under this system, war communism, what happens? Okay, so write some points here that under this system, write point 1, all the resources of Russia were put under the strict control of state. पहले तो यही आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया. मार्क्स के कोर प्रिंसिपल पे जाओगे तो वो किस तरह की सोसाइटी की बात करता है? स्टेटलेस, क्लासलेस. बट आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ा, स्टेट को तो लेके आना पड़ा ना. तो आपने पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इंप्लीमेंट करने से पहले ही क्रूड फॉर्म में नहीं ला सकते. तो राइट पॉइंट 1, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ रशिया वे आर पुट अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट. तो फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज यही हो गया. ऑल द रिसोर्सेज ऑफ रशिया
were put under the strict control of state. Right? Point number 2. All factories were nationalized. All factories were nationalized. All the resources of Russia were put under strict control of state. Number 2. All factories were nationalized. Number 3. All private trade was strictly abolished. जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स करना कौन करेगा? स्टेट. प्राइवेट ट्रेड वाज स्ट्रिक्टली अबॉलिश्ड. प्राइवेट ट्रेड वाज strictly abolished. Private trade was strictly abolished. Okay. Right, next point. Surplus food grains will be seized from the peasants. Peasants के कंज्यूम करने से जितना ज्यादा सरप्लस उसके पास पड़ा है, so all surplus, okay, food grains will be seized from the peasants. Surplus food grains seized from the peasants. ठीक है. Now, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है. प्रॉब्लम समझो इस बात को. When private property was abolished, तो peasants thought कि now they have got freedom from the exploitation of the feudal lords. अब तो उनको exploitation of the feudal lord से छुटकारा मिल गया. और स्टेट ने क्या कहा? अब ये जमीन तुम्हारी है, बट यू विल वर्क फॉर द, यू विल कल्टिवेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट. राज्य को लाभ हो इसलिए आप कृषि करोगे. बट व्हाट विल हैपन? सपोज वी ऑल आर एग्रीकल्चरिस्ट. ठीक है, हमने खूब मेहनत की, खेती खूब की. ठीक है, उसके बाद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो कहते हैं बेटा तुमको कितनी जरूरत है, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर इन योर फैमिली, उसके हिसाब से फूड ग्रेन्स ले लो एंड रिमेनिंग हम लेके जा रहे हैं, स्टेट विल सेल देम. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. व्हाट विल हैपन? द मोटिवेशन टू डू हार्ड वर्क विल कम डाउन. हमें तो पता ही है कि हम ज्यादा मेहनत करें या कम मेहनत करें, मिलना हमें हमारे कंजम्पशन के हिसाब से है. तो व्हाई वी विल पुट आवर हार्ड लेबर. ठीक है. और ये तो बिल्कुल फ्यूडल लॉर्ड्स वाली ही कहानी हो गई. एक दूसरा फ्यूडल लॉर्ड आया, वो कह रहा भाई तेरे को जितना भोजन चाहिए उतना ले ले, बाकी सब हम लेके जा रहे हैं. कहानी तो यही हो रही है ना. नाउ पीजेंट्स का दिमाग घूमा, कहा फर्जी में हमने पार्टी वार्टी मना लिया था, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ. द स्टेट इज टेकिंग ऑल द सरप्लस फूड ग्रेन्स विद इट. दे आर सेइंग दैट हम बेच लेंगे, तुम्हें कितना चाहिए तुम ले लो. ओके. And what will happen in long run? In 1 year, 2 year, 3 year, agriculture production will come down or not? Yes, because now the people will not be motivated to do agriculture. कहेंगे कोई मतलब ही नहीं है ज्यादा प्रोडक्शन करने का. What about the factories? Factories में क्या होगा? Suppose I am the owner of the factory. I have business skills and professional skills कि business कैसे करना है, and you all are the workers in my factory. तो what will happen? The ownership of factory now was taken from the factory owner. अब ओनरशिप मेरे पास नहीं रही, वो किसको दे दी गई? यूनियन ऑफ वर्कर्स को. और यूनियन ऑफ वर्कर्स डोंट हैव दैट प्रोफेशनल स्किल्स. उन आपके पास बिजनेस स्किल है ही नहीं, प्रोफेशनल स्किल है ही नहीं, तो उस इंडस्ट्री का क्या होगा बताओ? उसका भी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा. राइट. इफ यू डोंट हैव दैट बिजनेस स्किल और द प्रोफेशनल स्किल, यू विल नॉट बी एबल टू रन द इंडस्ट्री. तो ये कब से कब तक रहा? 1918 to 1921. तो इन 3 years what will happen? Agriculture production come down, economic activities were disrupted, famines, okay, scarcity of food grains. Now Lenin realized कि भाई अब क्या हो गया है? मिस्टेक हो गया है, इसमें क्या करना पड़ेगा? We will have to bring some modification. It shows what? The principles of Marx. Okay, if you are trying to implement it in its original form, it's not practical. You will have to make compromises, many compromises. ठीक है. पहला कॉम्प्रोमाइज वही हो गया जब आप स्टेट को के रोल को लेके आते हो. गॉट इट? दिस इज द पॉइंट हियर. ओके. नाउ राइट दिस पॉइंट. चैलेंजेस इन दिस सिस्टम. व्हाट आर द challenges in this system? Challenge number 1. What are the challenges in this system? Challenge number 1. Right. Peasants. Peasants. Peasants के सामने challenge क्या है? Right. Okay. Right. All the surplus was taken by state. Surplus taken by state. Surplus taken by state. Surplus taken by state. It means what? Peasants felt cheated. Peasants felt cheated. Motivation for work will come down. Motivation for work will
come down. Peasants will felt cheated. Motivation for works will come down. In long run, agriculture production and productivity will decline. In long run, agriculture production and productivity will decline. In long run, agriculture production and productivity will decline. Got it? Right? Scarcity of food grains. Intensity of famines will increase. Scarcity of food grains. Then we see that intensity and frequency of famines will also increase. Famines की intensity और frequency भी बढ़ेगी. What about the factories? Right? Factories में क्या होगा? This is just some examples कि आप इस बात को समझ सको, किसी को बता सको, समझा सको कि मार्क्स के आइडियाज प्रैक्टिकल नहीं है भाई. मेरी बात समझ गया ना? विथ एग्जांपल्स आप बता सकते हो, और ये सबसे सिंपल एग्जांपल है. इसके लिए कोई बुक कोई थीसिस थोड़ी ना है. सिंपली आप बताओ, देखो भाई एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम रहा, इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम रहा, फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, राइट दिस. चैलेंजेस इन फैक्ट्री सिस्टम, राइट दिस. राइट राइट दिस. द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज वाज गिवन टू द यूनियन ऑफ वर्कर्स. द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज was given to the union of workers. Management of factories was given to the union of workers, but the union of workers were not having business skills or professional skills to run these factories. But the union of workers were not having business skills or professional skills to run these factories. The union of workers were not having business skills or professional skills to run these factories. Read this? Okay. Disruption of trade and commerce, disruption of industrial activities in long run, disruption of trade and commerce, disruption of, okay, industrial activities in long run. Okay. Right? Conclusion. What is the conclusion? Read this. Looking at these challenges, और भी बहुत सारे challenges थे, but हम सबसे सिंपल वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? Looking at these challenges, Lenin realized that, highlight कर लेना इस पूरी लाइन को. Looking at these challenges, Lenin realized that it would be impossible, ठीक है? It would be impossible to implement. It would be impossible to implement the Marxist ideas in its original form. It would be impossible to implement the Marxist ideas in its original form in the context of Russia. Russia के context में नहीं कर सकते. Original form में, in its crude form, in its original form, we cannot implement it. Okay? तो क्या होगा? Right, next point. Various amendments were made. Modifications were done. In the original theory of Marx, various amendments were made. Modifications were done. तो जब आप amendment और modification कर दोगे, तो are you diverting from the original theory of Marx? Answer is yes. तो ये बात समझनी चाहिए कि जो मार्क्सवादी हैं, मार्क्सिस्ट हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि उनके चाचा ने ही ये बात एक्सेप्ट की है कि modifications are necessary. ठीक है, लेनिन ने ये बात एक्सेप्ट की है. Without modifying we cannot do this, right? तो modifications are needed, okay, to implement this system in Russia. तो अब क्या आता है? न्यू सिस्टम. दिस न्यू सिस्टम इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. राइट दिस. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ये कब से कब तक है? 1921 टू 1928. ये क्या है? ये भूल सुधार योजना है. ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. जो जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित करना है. पहला प्रायश्चित कहाँ होगा? एग्रीकल्चर. फिर से वही दो एग्जांपल ले रहे हैं. वी आर टेकिंग टू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो कॉम्प्लेक्स चीजों को मैंने हटा दिया है, राइट, एग्रीकल्चर, बिकॉज हमें केवल एसेंस समझना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द टॉपिक. एग्रीकल्चर क्या है? तो देखो, पीजेंट से क्या कहा जाएगा? दैट ओके, यू कैन कीप सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स. जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो आप अपने पास रख लो, राइट. यू कैन सेल एंड यू कैन पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. तो आपने तो मॉडिफाई कर दिया. कहाँ आपका प्लान था कि सारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन स्टेट ले लेगा, स्टेट सेल करेगा? तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं, राइट.
So read this point that the peasants were allowed to keep surplus. Peasants were allowed to keep surplus after payment of taxes to state. After payment of taxes to state. Peasants were allowed to keep the surplus after payment of taxes to state. Payments of taxes to state. दूसरी बात क्या है, अब इंडस्ट्री के केस में आ जाते हैं. इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री में क्या होगा? सो हियर एट दिस टू डिविजन्स, यहाँ पे डिवीजन नंबर 1 एंड डिवीजन नंबर 2. डिवीजन नंबर 1 में क्या होगा? राइट, heavy and strategic industries, heavy and strategic industries will be under state control. Heavy and strategic industries will be under state control. After independence हमने ये मॉडल फॉलो किया था कि नहीं? हैवी इंडस्ट्रीज, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज स्टेट कंट्रोल में होंगी, हमने भी तो फॉलो किया था, वो मॉडिफिकेशन था, ठीक है ना, वो नॉट इन इट्स क्रूड फॉर्म. हैवी इंडस्ट्रीज विल बी इन स्टेट कंट्रोल, राइट. स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, राइट. स्मॉल स्केल, medium scale industries, private ownership was recognized. Private ownership was recognized. कहाँ आप क्या कह रहे थे? एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. कहाँ पे आ गए? स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, प्राइवेट ओनरशिप इज रिकॉग्नाइज्ड. सो is it a kind of compromise with the original theory of Marxism? Yes. Got it? Okay. So nationalization of all means of production here is done according to the need. Okay. And this indicates the departure from Marxist principle. इससे एक और बात, इसके बाद और भी डिपार्चर्स हैं. इससे एक बात पता चलती है कि a middle path, it is a middle path between socialism and between the capitalism. दोनों के बीच का एक मिडिल पाथ लेके हम चल सकते हैं, बट क्रूड फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. अर्थात दोनों के बीच का मिडिल पाथ क्या है? बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इंडिया फॉलो करता है. यस, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज व्हाट? It's a middle path between capitalism and socialism. Write this point that this shows that okay, a practical system, a practical system will always be a middle path between capitalist model and socialist model. A practical system will always be a middle path between capitalist system and socialist system. Okay. इसके बाद भी क्या है? एक और पॉइंट लिख लो लास्टली. राइट दिस, आफ्टर एनईपी आल्सो मेनी चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस्ड इन रशिया. एनईपी के बाद भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. ओके, इसको हमें जानने की जरूरत नहीं है. गॉट इट? ये बात आपको समझ में आई? आफ्टर एनईपी मेनी चेंजेस. अच्छा देखो, रशियन रिवॉल्यूशन क्या होगा? रशियन रिवॉल्यूशन जब मॉडिफिकेशंस होंगे, देन दिस मॉडल विल स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल. जब मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशंस, when they will compromise with the original theory of Marx, when they will do modifications, तो ये मॉडल क्या होने लगेगा? ये मॉडल प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, एंड इट्स पॉपुलैरिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगेगी. मिडिल पाथ क्या करेगा? कैपिटलिस्ट मॉडल को टक्कर देने लगेगा. गॉट इट? और इसकी वजह से क्या होगा? अदर नेशंस, देखो, socialist ideas were getting popular in other countries also. Okay, so in other countries also what will happen? This socialist model will start gaining popularity. ठीक है ना? So in some countries of Europe, in some countries of Asia, right, some countries will adopt this socialistic model. Some countries will adopt this socialistic model. ये सारी कंट्रीज क्या करेंगे? एक सोशलिस्टिक मॉडल अडॉप्ट करेंगे, ठीक है. और इन 1922, राइट दिस, इन 1922, in 1922, okay, in 1922, treaty for the creation of treaty for the creation of USSR will be signed. Treaty for the creation of USSR. Treaty for the creation of USSR.
And what is USSR? Okay, Union of Soviet Socialist Republics. ठीक है ना, इसका मतलब Socialist Republics. I am using the word Socialist Republics. It means many countries will join this group, and their union is called Union of Soviet Socialist Republics. It means those countries who have adopted this model will become the, okay, part of this union. In this way, the concept of USSR, okay, will come in the year 1922. ठीक है, and this USSR Treaty of Creation was signed in 1922 और ये कब तक बना रहेगा? 1991 तक USSR. तो ये फेज है USSR का 1922 टू 1991. ठीक है, 1922 टू 1991. और इन सब का बड़ा भाई कौन है? बिग बी. बादशाह कौन है? बॉस कौन है इस यूनियन का? रशिया. ओके, बिकॉज रशिया में ये सबसे पहले मॉडल आता है, रशिया. ओके, सो दीज आर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. मेनी सच कंट्रीज विल ज्वाइन. जैसा आपने नाम सुना बहुत सारी कंट्रीज का, लाइक आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, रशिया, सब इसी के हिस्से थे, यूएसएसआर के ही हिस्से थे. मेरी बात समझ गया ना? तो ये बॉडी एग्जिस्ट करती है यूएसएसआर. अब इनका प्रिंसिपल क्या है, समझो इस बात को. हम ये बात कहते हैं ना कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज फोकस्ड ऑन अ क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल. और वो क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल क्या है? दे विल प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बट अमॉन्ग इट्स मेंबर्स ओनली. ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करेंगे. आइसोलेटेड मॉडल का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि रशिया किसी भी देश के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं करेगा, नहीं. इन्होंने अपना एक यूनियन बनाया और उस क्लोज्ड कंपार्टमेंट के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना था. मेरी बात समझ गया ना? तो इससे क्या होगा? इफ दिस मॉडल विल बिकम सक्सेसफुल, so other countries will also join it. So this was a kind of global movement. ये पूरी दुनिया में सोशलिज्म को आगे बढ़ाने का एक अटेम्प्ट है. जैसे नाजिज्म और फासिज्म में ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं दिखता. दिखता है क्या? ठीक है, नहीं. उनका अपना एजेंडा था कि हमारा जो था हम लेके रहेंगे, बट उन्होंने उसको ग्लोबल मूवमेंट की तरह नहीं चलाया. बट सोशलिज्म क्या हो रहा है? ग्लोबल मूवमेंट की तरह आगे बढ़ रहा है. इसका मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को एक्लिप्स कर लेना, इस मॉडल में शामिल कर लेना. और इसीलिए ये कैपिटलिज्म के लिए क्या है? एक थ्रेट है. कैपिटलिस्टिक कंट्रीज के लिए क्या है? थ्रेट है. मेरी बात समझ गया ना? तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो जाएगा ना. व्हेन यू विल ट्राई टू influence more and more economies and will try to make them a part of your union, so obviously you are giving challenge to the capitalist model. You are promoting a kind of economy that is based on a closed compartment. आप ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट करोगे लेकिन अपने मेंबर्स के बीच में. और इसका फायदा इसको इन कंट्रीज को मिलता है कब? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम. व्हाट वाज द टाइम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन? बताओ, राइट इन चैट बॉक्स. याद है कि नहीं आप लोगों को? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज डिप्रेशन. ठीक है, ये सर दर्द वाला डिप्रेशन नहीं है. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड? यस, वेरी गुड पूजा. 1929 टू 32, ये वही टाइम है ना. और यूएसएसआर एज ए मॉडल कब आ रहा है? 1922. तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से किन कंट्रीज की इकोनॉमीज प्रभावित होती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज. ध्यान रखना. बट सोशलिस्ट इकोनॉमीज रिमेन अनअफेक्टेड. व्हाई दे रिमेन अनअफेक्टेड? भाई अगर कोरोना चल रहा था तो जो आदमी घर से बाहर ही नहीं निकला उसको कोरोना हुआ ही नहीं, किसी का कांटेक्ट में आया ही नहीं. तो दीज सोशलिस्ट इकोनॉमीज वेर बेस्ड ऑन अ क्लोज कंपार्टमेंट मॉडल. वो केवल इंटरेक्शन अपने ही बीच कर रही. तो दे विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय दिस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. और पूरी दुनिया को फिर से दिखेगा 1929 में कि सोशलिस्ट इकोनॉमीज आर परफॉर्मिंग बेटर, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. इसका मतलब ये मॉडल बहुत अच्छा है. और इंडिया में भी 1929 का फेज याद करो. 1920s HRA 24, HSRA 1928, Bhagat Singh, socialist ideas. Okay, so in India also in 1920s and 30s, what we see? The growth of socialist movement. 1920s में in India we see the growth of communist movement also. 1930s में और रफ्तार पकड़ लेगा. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी comes in the year 1934. क्यों?
क्योंकि सारी दुनिया ने एग्जाम्पल देखा कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से कौन अनअफेक्टेड रह गया, सोशलिस्ट इकोनॉमीज, दे वर परफॉर्मिंग वेल। तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट विल स्टार्ट बिटवीन कैपिटलिज्म, बिटवीन सोशलिज्म। तो ये क्रिएशन कब है, 1922। अब मैं एक वर्ड यूज करूं, पीरियड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स। तो पीरियड क्या है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यही है ना, 1914 टू 1918। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से है, 1913 टू 1945। पीरियड बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, क्रिएशन कब हुआ है यूएसएसआर का, 1922। तो क्या यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म? हाँ। इस बीच में दो और दावेदार आ जाएंगे, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी, दैट इज व्हाट, नाजिज्म एंड फासिज्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिस चैलेंज इज ओवर, नाजिज्म फासिज्म चैलेंज इज ओवर, फिर आपस में इनका लड़ाई शुरू हो गया, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। गॉट इट? So this happened after Second World War. Again, we see a kind of ideological conflict. Okay, this is Russian Revolution. In next class, I will discuss Chinese Revolution also. ठीक है ना? Basic ideas of Chinese Revolution. ऐसा मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ because मैं एक मॉड्यूल लेने वाला हूँ, वो है Fundamentals of Foreign Policy of India. ठीक है? उसमें जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे द रीजनल, यू कैन से दैट रीजनल ग्रुपिंग्स, हाउ दे वर फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ से सब कुछ बताऊंगा, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बताऊंगा, ठीक है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल्स बताऊंगा, यूएस के साथ फॉरेन पॉलिसी में क्या फंडामेंटल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स क्या है, वी विल लर्न एंड दिस विल मेक अस बेटर। ये हमें और बेटर बनाएगा, करंट अफेयर्स पे हमारी कमांड को बेहतर बनाने में, ठीक है ना? तो ये सारे टॉपिक मैं थोड़ा डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द रीजन फॉर द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। You will not get direct question, this might be possible, but when you have this understanding, बताओ कहीं ऐसे में यूज कर सकते हो? अगर आप ये एसेंस लिखते हो कि मार्क्सिस्ट आइडियाज कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स क्रूड फॉर्म, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। In Russia also, when they were implemented, many modifications were done. Example, policy of war communism was replaced with the policy of new economic policy, and later many more changes were introduced. This was the reason. मान लो आपने एस्से में कहीं पे अगर कुछ ऐसा एस्से का रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है, आपने इतना लिखा, तो ये कब लिख सकते हो? दिस यू कैन ओनली राइट आफ्टर अ गुड अंडरस्टैंडिंग। मेरी बात समझ गया ना? सोशलिस्ट इकोनॉमीज रिमेन इनफेक्टेड ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। व्हाट वाज द रीजन? 5 ईयर प्लान लिखोगे, वहां लिख सकते हो। इंडिया का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कैसे मिडिल पाथ है बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यू कैन रिलेट। सो बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि वी आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज। यूपीएससी वैसे भी एज इट इज कभी कुछ पूछती ही नहीं। मेरी बात समझ गया ना? सो दिस इज हाउ वी आर ब्रॉडनिंग आवर थॉट्स। ठीक है, तो ये जो थॉट बेस्ड टॉपिक्स हैं, अगर पॉसिबल हो किसी के भी साथ बैठ के डिस्कस कर लो, एक बार किसी को भी पढ़ा दो तो वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपको याद रहेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, किसी को भी अगर आपने बिठाया, बिठा लो किसी को, ठीक है, और बेला फुसला के बिठा लो अपने पास, ठीक है, और उसके बाद उसको रशियन रिवॉल्यूशन बताओ कि देखो क्या हुआ था। जैसे ही आप एक बार स्टोरी फॉर्म में आप इसको नरेट करोगे, यू विल फाइंड दैट आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। सो प्रिंटेड मटेरियल इज नॉट द सॉल्यूशन। आपने हैंड रिटन नोट्स में अपनी हैंड राइटिंग में क्या लिखा है, कैसे कीवर्ड्स बनाए हैं, उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, उसको बोल रहे हो, दैट यू आर गोइंग टू यूज इन एग्जामिनेशन। और वो सारा प्रिंटेड बुकलेट रखा रह जाएगा घर में, ये ध्यान रखना। कुछ टाइम बाद लगेगा ये तो पुराना हो गया, तो दूसरी कोचिंग का खरीद के लाते हैं और ये सिलसिला चलता रह जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं करना है, जो पढ़ो ट्राई टू रीड इट इन अ होलिस्टिक मैनर। ठीक है, गॉट इट? सो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस, नेक्स्ट डे इन द सेंस मंडे वी विल डिस्कस चाइनीज रिवॉल्यूशन। तो आपको चाइना का भी पता चल जाएगा, इतना न्यूज में रहता है कि भाई चाइना में कम्युनिज्म क्या था, वहां का सिविल वॉर क्या था। जैसे आप कोई मेंशेविक और बोल्शेविक कहे तो आप बता सकते हो कि क्या है, जैकोबिन्स बता सकते हो, तो चाइना समझेंगे। इसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, कोल्ड वॉर पे, कोल्ड वॉर समझेंगे, डिकोलोनाइजेशन समझेंगे, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टॉप करेंगे, फिर दूसरा मॉड्यूल लेके आएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। गॉट इट? ओके, चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, वेलकम।